सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की अब लिस्ट आ चुकी है। पीसीबी ने रिसेंटली इस लिस्ट को शेयर किया है। आए अब इस पर नज़र मारते हैं। शुरुआत में करूँगा गुड नोट पे। जो पाकिस्तान ने अच्छे डिसीजन लिए हैं उस पर पहले बात करते हैं। और जो सबसे अच्छा डिसीजन पाकिस्तान ने लिया है वो ये है कि जो नए प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शमूलियत दी है। तो ये एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, ये एक अच्छी बात है कि पीसीबी ने इस बारे में सोचा और जो यंग प्लेयर्स थे उनको अब पीसीबी ने मौका दिया है। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम जो है वो मेंशन किया है। बेशक कैटेगरी डी में यंग प्लेयर्स को डाला है, लेकिन चूँकि यंग प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस नहीं है और नए आए हैं टीम में, तो इस वजह से कैटेगरी डी बिल्कुल सही है और इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए पीसीबी की। और जो सेकंड चीज़ है जो पीसीबी की अप्रिशिएट करनी चाहिए हमें, वो ये है कि जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे या जो प्लेयर फॉर्म में नहीं थे, उनको पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अब बाहर निकाल दिया। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे प्लेयर्स को नहीं रखा हुआ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इफ्तिकार अहमद की तो ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी। हम उनको देख चुके हैं पहले भी, उनको काफ़ी ज़्यादा मौका मिल चुका है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी, तो उनको टीम से निकाला गया है और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी अब निकाल दिया गया है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं आई और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना एक अच्छा डिसीजन था। उनमें से एक इफ्तिकार अहमद भी हैं, लेकिन अभी और नाम हैं जिनको मैं अभी मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले नाम है मोहम्मद नवाज़ को हमने देख चुके हैं, उनकी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज नहीं आई। नई पीएसएल में वो परफॉर्म कर पाए, उनको काफ़ी मौका मिला कराची किंग्स की जानिब से, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर पाए, तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया। सही डिसीजन था। उसके बाद आते हैं फ़हीम अशरफ भी इतने कोई लीथल ऑलराउंडर नहीं है, जब हमारे पास नए ऑलराउंडर्स अच्छे बेहतर आ चुके हैं, तो फ़हीम अशरफ की फिर जगह नहीं बनती थी, ये तो अंडरस्टूड बात है। फिर हसन अली, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। फिर इनके बाद एक ऐसा नाम है जिन पर मैं 50-50 अपना एक ओपिनियन रखता हूँ, वो है सरफराज अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाला गया है, मतलब उनको अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा गया। तो इस डिसीजन में मेरा 50-50 ओपिनियन इस वजह से होगा क्योंकि सरफराज अहमद की अब ऐसी एज आ गया है, वैसा वक्त आ गया है कि अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन पीसीबी को भी उनका ख्याल करना चाहिए। और हम पहले भी बोल चुके हैं कि वो एक लेजेंड है, वो बंदा है जिन्होंने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई है, पाकिस्तान को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताया है। उन्होंने पाकिस्तान को T20 में जो है वो 11 कंसेक्यूटिव सीरीज़ जिताई है। तो इसलिए सरफराज अहमद की रिस्पेक्ट करना बनता है और रिस्पेक्ट आपको इस लिहाज से करनी चाहिए थी कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको जब तक रखना चाहिए था जब तक वो रिटायर ना हो जाए। पीसीबी को क्या करना चाहिए था? पीसीबी को ये करना चाहिए था कि उनसे जाके बात करते कि आप की परफॉर्मेंस वो नहीं आ रही या आप हमारे प्लान्स में नहीं है, तो आप ख़ुद रिटायरमेंट ले लें या उनको एक फेयरवेल मैच दे दें आप, जो कि मैं चाहता हूँ उनको फेयरवेल मैच मिले और सरफराज अहमद को, और उसके बाद वो रिटायरमेंट लें और एक अच्छे नोट पे एंड होगा उनका करियर। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान के जो भी लेजेंड्स हैं उनको एक अच्छा जो है वो फेयरवेल नहीं मिलता, एक अच्छा उनको उनके जो करियर का ख़त्म होता है एक अच्छे नोट पे नहीं हो पाता। हमारे जो पीसीबी में हमारी जो मैनेजमेंट है उसका इस पर कसूर है, इसमें कसूर सबसे बड़ा पीसीबी का, क्योंकि पीसीबी की जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको एक अच्छा फेयरवेल दें, एक फेयरवेल अरेंज करें उनके लिए अच्छा सा, उनको गुड नोट पे उनका करियर एंड करे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हमने देखा है। तो अब चलें, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कैटेगरीज़ के बारे में। सबसे पहले आती है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में 2 प्लेयर्स हैं सिर्फ, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम को नहीं होना चाहिए था कैटेगरी ए में, सिर्फ मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम जो है वो उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, इतने अच्छे फॉर्म में नहीं रहे, तो उनको जो है वो कैटेगरी बी में डिमोट कर देना चाहिए था और कैटेगरी ए में आप सिर्फ मोहम्मद रिजवान को रखते या किसी और को रखते थे, शाह मसूद को रखते थे या और किसी और प्लेयर को रखते जो कि जिसकी फॉर्म अच्छी दी जाए, कोई ऐसा प्लेयर जो कि रिसेंटली जिसने अभी परफॉर्मेंस दी है रिसेंट टाइम्स में, अब उसको रखते। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम लेजेंड है और अभी टीम का सबसे बड़ा नाम है, तो उसको फिर उसमें कैटेगरी ए में होना चाहिए था। इसमें मिक्स्ड ओपिनियन है लोगों के। फिर हमारे पास है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में हमारे पास 3 नाम हैं, जिसमें आते हैं नसीम शाह,
शाहीन शाह और शान मसूद। शान मसूद के नाम के आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। इस बात की समझ नहीं लगी। मतलब आपका शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन है आपका, आप इसमें लिख रहे हो कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। मतलब वो अभी सीरीज़ जीता है वो बंदा, और आप उसकी पोजीशन पे एक शक शुबा पैदा कर रहे हो, एक डाउट पैदा कर रहे हो, आप उसकी आपका कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हो ना एक प्लेयर का, और वही डिसीजन आप बना रहे हो जो कि आपके बारे में मशहूर है। आप जो है वो आउट ऑफ नोवेयर किसी को भी, मतलब किसी की पोजीशन पे आप शक करना शुरू हो जाते हो। एक बंदे की जब पोजीशन एक जगह फिट हुई हुई है कि वो कैप्टन है और अभी सीरीज़ जीता है, आपने उसके बाद सीरीज़ जीतने के बाद वो सीरीज़ जीत गया, एक उसके लिए अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए थी, आपने लिख दिया जी सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो मतलब इसकी बात की समझ नहीं आई। ये एक गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद आते हैं कैटेगरी सी में। कैटेगरी सी में हमारे पास काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, जिनमें हमारे पास अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार अहमद हैं, आरिस रऊफ़ हैं, नुमान अली हैं। नुमान अली के नाम के आगे लिखा हुआ है जी सब्जेक्ट टू फिटनेस। और सब्जेक्ट टू फिटनेस क्या है? जो फिटनेस हमारा टेस्ट होता है उसमें किस चीज़ पे फेल हुए हैं वो जी 2 किलोमीटर रनिंग। हालांकि मैच फिटनेस हमने देखी उनकी, बैटिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, हमारे बैटर से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बॉलिंग में भी पूरा मैच जिता रहे हैं, लेकिन जी क्या 2 किलोमीटर रनिंग नहीं कर पा रहे, तो उनको फेल कर दो फिटनेस टेस्ट में और लिख दो जी सब्जेक्ट टू फिटनेस। ये बात समझ नहीं आई। इसके बाद हमारे पास हैं साजिद खान, सलमान अली यागा, सऊ शकील और शादाब खान। शादाब खान को एक कैटेगरी डिमोट किया है इन्होंने, कैटेगरी बी में थे, कैटेगरी सी में किया है। और फिर हमारे पास हारिस रऊफ़ थे, उनको भी जो है वो डिमोट किया है, कैटेगरी सी में किया है। और जो जिन प्लेयर्स को प्रोमोट किया है ग्रेड्स में वो है हमारे पास अबरार अहमद, साइम अयूब, सऊ शकील और सलमान अली यागा। तो इनका तो वेल डिज़र्व था, इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, तो इन प्लेयर्स को तो ये प्लेयर्स डिज़र्व करते थे कि इनकी जो है अपग्रेडेशन, इनकी जो है ना एक प्रोमोशन हो आगे। और कैटेगरी अगर वो नीचे वाली कैटेगरी में है तो नहीं, कैटेगरी सी में तो कम से कम एटलीस्ट कैटेगरी सी में तो इन जैसे प्लेयर्स को, इन जैसी परफॉर्मेंस के साथ अगर ऐसे प्लेयर्स हैं तो उनको होना चाहिए था। अबरार अहमद की बात करें, अबरार अहमद की एक जो मैच था वो बहुत बुरा गया, वो ये मानना पड़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक मैच से आप पूरा फैसला कर दो। उनकी पिछली परफॉर्मेंसेस भी देखनी चाहिए और उनको और मौका देना चाहिए अभी। तो सही है, कैटेगरी सी में अबरार अहमद को भी रखना बिल्कुल सही डिसीजन है। और कैटेगरी सी में जो न्यूली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, मतलब जो भी डायरेक्ट कैटेगरी सी में आ गए हैं और उससे पहले कॉन्ट्रैक्टेड नहीं थे, वो हमारे पास हैं साजिद खान और नुमान अली की। उन्होंने परफॉर्मेंस दी आपका टेस्ट क्रिकेट में, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। और इस बार भी जो हम सीरीज़ जीते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो क्रेडिट जाता है साजिद खान और नुमान अली को, और इसी का सिला उनको मिल रहा है, कैटेगरी सी में वो आ चुका है। उसके बाद आते हैं कैटेगरी डी में, जिसमें हमारे पास नए नाम हमें सामने आए, नए यंग प्लेयर्स आए हैं, और सारे इसमें जो प्लेयर्स हैं ना वो न्यूली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नाम आते हैं वो है आमिर जमाल। बिल्कुल सही डिसीजन है, आमिर जमाल को लेके आना, न्यूली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है और सही है, बिल्कुल सही है। आमिर जमाल की आप परफॉर्मेंस देखें तो टेस्ट क्रिकेट में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बोथ विद बैट एंड बॉल, तो इस लिहाज से अच्छा डिसीजन है। उसके बाद हमारे पास हसीबुल्ला है। हसीबुल्ला यंग टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं, इस वजह से सही डिसीजन है। फिर हमारे पास कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम के बारे में आप सब लोगों को पता है, डोमेस्टिक के सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, और टेस्ट मैच में डेब्यू में ही उन्होंने जो है वो 100 मारी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वजह से ये भी कैटेगरी डी में अब आ चुके हैं। और खुर्रम शहजाद बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। उसके बाद हमारे पास दो ऐसे नाम हैं जो हमारे एक बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, और टेस्ट क्रिकेट में भी आप बांग्लादेश सीरीज़ जो भी उनको देख चुके हैं कि उन्होंने साथ में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की। डोमेस्टिक में भी उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, काफ़ी ज़्यादा विकेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले हैं। मैं बात कर रहा हूँ मीर हमज़ा और खुर्रम शहजाद की, और इनका वेल डिज़र्व था। ये उन डिज़र्व करते थे कि उनको इस कैटेगरी में, बल्कि अगर उनकी और परफॉर्मेंस आती है और लॉन्ग टर्म खेलते हैं तो ये और ऊपर भी जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी रिज़र्व शायद नहीं करते, क्योंकि अब्बास अफरीदी ने रिसेंटली इतना ज़्यादा कोई परफॉर्म नहीं किया, और इंटरनेशनल भी उन्होंने काफ़ी पहले खेला था। और अगर हम पाकिस्तान शाहीन देखें तो इसमें भी इन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की, बल्कि जो यंग बैटर्स थे सामने वाली टीम के,
उनके खिलाफ भी उन्होंने रन्स खाए हैं, तो मेरे नहीं ख्याल कि वो डिज़र्व करते हैं इस कैटेगरी। उसके बाद है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के बारे में मेरा 50-50 ओपिनियन होगा। हो सकता है मोहम्मद अली अभी उनको शायद उनकी जो हो सकता है कि मोहम्मद अली को उन जिस कंडीशन में वो अच्छा खेलते हैं उस पे उनको मौका नहीं मिला, तो अभी उन पर जज नहीं कर सकते। अभी हमने बांग्लादेश सीरीज़ में उनको देखा, लेकिन बांग्लादेश सीरीज़ में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन आप पीएसएल में देखें तो पीएसएल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो अब ऐसे फॉर्म से जज नहीं कर सकते। किसी प्लेयर को टाइम देना चाहिए हमें, तो आगे जाके पता चलेगा कि बाकी में मोहम्मद अली डिजर्व करते हैं प्लेस इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नहीं। उसके बाद है मोहम्मद हुरैरा। मोहम्मद हुरैरा एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और ओपनर बैट्समैन है, तो ये तो डिज़र्व कर देते हैं प्लेस और इनको मिली भी। फिर हमारे पास है मोहम्मद इरफान, उस्मान खान, तो ये तीनों तो डिज़र्व करते हैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होना। इरफान खान नियाज़ी की अगर आप देख लें परफॉर्मेंसेज हैं, आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई थी उसमें अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी इरफान खान नियाज़ी ने। उसके बाद हमारे पास वसीम जूनियर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस वसीम जूनियर की, तो इसलिए इनकी जगह बनती है और होपफुली दुआ है कि ये रिटर्न करें जल्दी और पाकिस्तान टीम है उसके लिए खेलें। और क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, खेलना चाहिए इनको, वापसी आना चाहिए। तो दुआ यही है इनके साथ कि ये वापसी हैं और पाकिस्तान टीम के लिए खेलें। फिर हमारे पास है उस्मान खान। तो उस्मान खान भी एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उस्मान खान यूएई छोड़ के पाकिस्तान आए हैं, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो जगह बनती है इनकी। और पाकिस्तान ने भी खुद इन्वाइट किया, ऐसा नहीं कि खुद आए हैं, पाकिस्तान ने खुद इन्वाइट किया, तो फिर आपको फिर जगह भी तो देनी पड़ेगी ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप अगर उनको नहीं जगह देंगे तो नाइंसाफ़ी है फिर, कि वो तो बेचारे छोड़ के आए यूएई और आपने उनको जो है वो यहाँ पे भी नहीं दे रहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये नाइंसाफ़ी होगी। और क्यों ना दें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह। आप सही है T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन थोड़ा सा और मौका देना चाहिए और पाकिस्तान दे भी रही है मौका, अच्छी बात है, बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाली बात है पीसीबी को। जैसे मैंने पहले बोला था कि पीसीबी ने जो अभी न्यू प्लेयर्स ऐड किए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो इस पर अप्रिसिएशन बनती है पीसीबी को कि इन्होंने जो अभी नए प्लेयर्स ऐड किए वो सारे वो प्लेयर थे जिनकी जगह बनती है, सिवाय मैंने जैसे एग्री किया था अब्बास अफरीदी का। अब्बास अफरीदी को शायद नहीं होना चाहिए। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर देगा कि आपके ख्याल में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको होना चाहिए था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।